अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 5वां एपिसोड है। इसे पूरा ज़रूर देखें। 15वीं सदी में उस्मानी सल्तनत के एक सुल्तान जो सिर्फ 19 साल के नौजवान थे, बड़े ही जोशीले और बेबाक थे। उन्होंने एक दिन कंस्तांतुनिया की मजबूत दीवारों की परवाह किए बगैर शहर पर चढ़ाई कर दी और उनके पास दीवारें तोड़ने के लिए एक नया हथियार भी था। वो खतरनाक हथियार था तोप। लेकिन इस नौजवान सुल्तान की बहादुरी किसी काम न आई। वो बुरी तरह नाकाम रहे और उनकी तोपें फेल हो गई और उन्हें कंस्तांतुनिया से हार मानकर पीछे हटना पड़ा। ये नौजवान फिर मरते दम तक कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कंस्तांतुनिया को फतह करने का ख्वाब पूरा न कर सके। आखिर ये क्या कहानी थी? और दोस्तों, उस्मानिया का सुर्ख यानी लाल रंग का सेब क्या था? ये सेब इतना खास क्यों था और पूरी दुनिया इस सेब के पीछे क्यों पड़ी थी? इसके पीछे आखिर क्या वजह थी? यही सब आज के इस 5वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंस्तांतुनिया की दीवारों पर बम बरसाने वाले पहले नौजवान कौन थे? तो ये थे सुल्तान मुराद दोयम, जो सन 1421 में सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे और उसके अगले ही साल उन्होंने कंस्तांतुनिया का मुहासरा कर लिया। उनके पास अपने दौर का नया और सबसे खतरनाक हथियार तोपें भी मौजूद थी। उनकी तोपों ने जर्मन माहिरीन की निगरानी में कंस्तांतुनिया की दीवारों पर बेतहाशा और अनगिनत बारूद के गोले बरसाए। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाइए कि कंस्तांतुनिया के सिर्फ एक ही टावर पर 70 बम के गोले बरसाए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक मसला खड़ा हो गया। वो ये कि जब सुल्तान मुराद दोयम कंस्तांतुनिया का मुहासरा किए हुए थे, उसी दौरान उनके भाई मुस्तफा ने, जो कि हमीद के इलाके के गवर्नर थे, उन्होंने रोमी शहंशाह के इशारे पर सुल्तान मुराद दोयम के खिलाफ बगावत कर दी। अब सुल्तान मुराद दोयम को कंस्तांतुनिया का मुहासरा खत्म करके अपने भाई से जंग करनी पड़ी। इस जंग में मुस्तफा तो मारे गए, लेकिन सुल्तान मुराद दोयम फिर कभी भी रोमन सल्तनत के मरकज कंस्तांतुनिया की तरफ कदम नहीं बढ़ा सके और सिर्फ कंस्तांतुनिया से टैक्स लेकर इसे अपने हाल पर छोड़ते रहे। लेकिन जहां बाप नाकाम रहे थे, वहीं उनके बेटे ने इस नाकामी से सबक सीखा। वो थे सुल्तान मोहम्मद दोयम, जिन्हें आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है। वो अपने बाबा की हुई गलती नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने अपने बाबा की नाकामी से जो सबक सीखा वो ये था कि अगर कंस्तांतुनिया फतह करना है तो पहले अपनी रियासत में मुकम्मल अमन होना ज़रूरी है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। यानी रियासत में कोई भी गद्दार मौजूद नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबक उनके नज़दीक ये था कि अपनी फायर पावर यानी तोपों को इतना ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए कि वो कंस्तांतुनिया की 1000 साल से मजबूत खड़ी और बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरानों का मुंह छुड़ाती दीवार को रेत की दीवार साबित कर सके। क्योंकि यही सब करके सुल्तान को वो सुर्ख सेब मिल सकता था, जिसे पाने की आरज़ू लिए उनके बाबा मनो मिट्टी तले जा सोए थे। दोस्तों, ये सुर्ख सेब आखिर क्या था? कंस्तांतुनिया शहर में एक बहुत बड़ा और पुराना चर्च था, जिसे हाया सोफिया कहते थे। इस चर्च के बाहर ही 100 फुट ऊंचे सुतून पर एक रोमन शहंशाह का घोड़े पर सवार मुजस्मा नस्ब था। ये मुजस्मा उसी शहंशाह का था जिसने हाया सोफिया चर्च तामीर करवाया था। इस मुजस्मे ने देमालाई ग्रीक हीरो एचलिस जैसा लिबास पहन रखा था। इसके एक हाथ में ग्लोब यानी गोला था, जिसमें सलीब गड़ी हुई थी। ये सलीब और ग्लोब पूरी दुनिया पर ईसाईयत के गलबे की अलामत थी। दोस्तों, यूरोप में सदियों से एक बात बहुत मशहूर थी। वो ये कि जो भी शख्स कंस्तांतुनिया को जीतकर इस घोड़े पर सवार ईसाई शहंशाह के हाथ में जो ग्लोब और सलीब मौजूद है उसे हासिल कर लेगा, वही पूरी दुनिया का शहंशाह माना जाएगा। तो इसी वजह से कंस्तांतुनिया को फतह करना ये बड़े बड़े हुक्मरानों के लिए एक चैलेंज बन चुका था। 1000 सालों में कई ताकतवर हुक्मरानों ने ये चैलेंज कबूल किया, मगर कंस्तांतुनिया की पहाड़ों के मानंद मजबूत दीवार हर हमलावर को नाकाम होकर वापस लौटने पर मजबूर कर देती थी। उस्मानी तुर्कों ने भी एक से ज्यादा मर्तबा इस शहर को जीतने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। तुर्क लोग इस सलीब वाले गोले को सुर्ख सेब यानी लाल सेब कहते थे, क्योंकि सुर्ख सेब तुर्कों के नज़दीक पूरी दुनिया पर हुकूमत की अलामत था। वो ये सुर्ख सेब हासिल करने के लिए बेकरार थे, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया की सुपर पावर तो बन ही चुके थे। तो सुल्तान मुराद दोयम की वफात के बाद उस्मानी सल्तनत के तख्तोताज के साथ साथ सुर्ख सेब को हासिल करने की चुनौती भी सुल्तान मुराद दोयम को मिल चुकी थी। अब ये चुनौती तो विरासत में आ गई, लेकिन ये
लिए एक मुश्किल और कड़ी चुनौती थी। उस्मानी तख्तोताज मिलने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल। सुल्तान मोहम्मद दोयम को अपने बाबा की विरासत यानी उस्मानी तख्तोताज हासिल करने के लिए कोई बड़ी जंग या बगावत से नहीं लड़ना पड़ा था, लेकिन उनके इतनी आसानी से सुल्तान बन जाने की वजूहात बहरहाल दिलचस्प और पुरस्कार तो थी ही। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मोहम्मद दोयम के सुल्तान बनने के वक्त उनके सामने उस्मानी विरासत के मुकाबले के लिए कौन कौन खड़ा था। मोहम्मद दोयम के दो बड़े भाई थे, एक अहमद और दूसरे अली। अहमद सबसे बड़े थे, लेकिन उनके वालिद सुल्तान मुराद अपने छोटे बेटे अली से ज्यादा मोहब्बत करते थे और इसी वजह से ये समझा जाता था कि अली ही सल्तनत उस्मानिया के अगले सुल्तान होंगे, जबकि मोहम्मद दोयम तो सबसे छोटे थे और वैसे भी उन्हें जिद्दी और खुदसर बल्कि बड़ी हद तक एक नालायक लड़का समझा जाता था। वो जब पैदा हुए तो हकीमों का कहना था कि ये बच्चा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा और अगर जी भी गया तो कभी भी सुल्तान नहीं बन पाएगा, यानी उनके सुल्तान बनने का कोई इम्कान ही नहीं था। इन हालात में लगता था कि अहमद और अली में से किसी एक को सुल्तान बनाया जाएगा, जबकि बाकी बचे दो शहजादों के हिस्से में आती सुकून और चैन की नींद, यानी किसी एक के सुल्तान बनते ही बाकियों की मौत तय थी। हुआ ये कि इनके बड़े भाई अहमद जो अमायसा के गवर्नर भी थे, वो 1437 में अचानक इंतकाल कर गए। इनकी जगह पर छोटे भाई अली को गवर्नर बनाकर भेजा गया, लेकिन 1443 में हजर पाशा नाम के एक तुर्क सरदार ने अमायसा के गवर्नर अली और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। उसके बाद हजर पाशा का क्या अंजाम हुआ और उसने शहजादे अली और उनके बच्चों को क्यों कत्ल किया था, इस बारे में तारीख में कोई बात नहीं मिलती। बहरहाल ये अजीब वाक़यात जैसे भी हुए हो, मोहम्मद दोयम के सुल्तान बनने के रास्ते से दोनों बड़े भाई हट चुके थे और उनके सुल्तान बनने में कोई खानदानी रुकावट बाकी नहीं रही थी। वो सुल्तान बन गए, लेकिन एक छोटा सा मसला अभी भी बाकी था। वो ये कि उनकी एक सर्बियन सौतेली माँ का 1 साल का बेटा, जिसका नाम उनके बाबा ने अहमद ही रखा था, वो अभी जिंदा था। जाहिर है कि ये 1 साल का बच्चा यानी अपना सौतेला भाई सुल्तान मोहम्मद दोयम के लिए उस वक्त कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद दोयम ये सीख चुके थे कि अगर सुर्ख सेब हासिल करना है तो उन्हें हर सूरत अमन व अमान बरकरार रखना होगा, चाहे इसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ये 1 साल का सौतेला भाई उस वक्त तो नहीं, लेकिन सुल्तान के नजदीक आने वाले वक्त में उस्मानी रियासत का दावेदार बनकर बड़ी बगावत खड़ी कर सकता है। तो अब ठीक उसी वक्त जब उनकी सर्बियन सौतेली माँ सुल्तान मोहम्मद दोयम को बादशाह बनने की मुबारकबाद दे रही थी, उसी वक्त सुल्तान के हुक्म पर एक गुलाम उनके छोटे और सौतेले भाई अहमद को पानी की हौज में डुबो रहा था। उसके अगले ही दिन सुल्तान ने उस गुलाम को भी अहमद के कत्ल के इल्जाम में कत्ल करवा दिया। फिर सुल्तान मोहम्मद दोयम ने अपने सौतेले भाई की माँ को यानी उस सर्बियन औरत की शादी एक तुर्क सरदार से करके उसे दारुल हुकूमत से बाहर कर दिया। सुल्तान मोहम्मद दोयम ही सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जिन्होंने ये कायदा और कानून बना दिया था कि उनके बेटों में से जो भी तख्त पर बैठेगा उसके लिए लाजिम होगा कि वो दूसरे वारिसों दावेदारों यानी अपने भाइयों को कत्ल कर दे, ताकि रियासत में कोई भी बगावत के बीज ना बो सके और अमन व अमान कायम रह सके। तख्त नशीनी के अलावा भी सुल्तान मोहम्मद दोयम ने इर्द गिर्द की रियासतों से भी अमन व अमान कायम कर लिया था। यूरोपी ताकतों से अमन और तिजारत के मुआहदे खत्म करके उन्होंने जंग के सारे इम्कान खत्म कर दिए थे और यूं सुल्तान मोहम्मद दोयम ने सल्तनत में अमन कायम करने की पहली चुनौती कामयाबी से पूरी कर ली थी और अब उनके सामने दूसरी चुनौती खड़ी थी। वो ये कि उन्हें एक ऐसी तोप तैयार करवानी थी जो कंस्तांतुनिया की पहाड़ों जैसी दीवारें तोड़कर उस्मानी फौज को शहर में दाखिल करवा सके। 15वीं सदी की शुरुआत में जो तोपें बन रही थी उनमें एक मसला था कि उन तोपों के गोले चारकोल, सालपीटर और सल्फर से तैयार किए जाते थे। इन सारी चीजों को मिक्स करके मैदान जंग के अंदर ही तोप में भरा जाता था और जब फायर किया जाता तो ये गोला निशाने पर गिरने के बाद धमाके से नहीं फटता था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जलता रहता था, जिसकी वजह से निशाने को यानी दुश्मन को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता था। यही वजह थी कि सुल्तान मोहम्मद दोयम एक नई और बेहतर तोप बनवाना चाहते थे। उनकी खुशकिस्मती थी कि उनके बाबा के दौर के बरक्स उनके दौर में तोप के गोलों की टेक्नोलॉजी काफी बेहतर हो चुकी थी। ये गोले निशाने पर गिरते या टकराते ही धमाके से फट जाते थे, जिसकी वजह से निशाने को यानी दुश्मन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता था। बारूद के गोलों के साथ तोपें भी बेहतर से बेहतरीन हो चुकी थी।
ये तोपें अब लोहे के बजाय ब्रोंज से बनने लगी थी, जिसे बनाने के लिए खर्चा तो ज्यादा होता था, लेकिन तोप की डिजाइन पहले से बेहतर भी हो जाती थी और उस वक्त ब्रोंज हासिल करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो सुल्तान ने ब्रोंज के सिलसिले में सल्तनत में शामिल बल्कान की रियासतों से फायदा उठाया, क्योंकि इन रियासतों के गिरजाघरों यानी चर्चों में ब्रोंज से ही बनी बड़ी बड़ी और वजनदार घंटियां लगाई गई थी। ब्रोंज हासिल करने के बाकी जरियों के अलावा भी इन गिरजाघरों की घंटियों को तोड़कर भी तोपें बनाने के लिए ब्रोंज हासिल किया जाता था। ब्रोंज की ये बेहतरीन तोपें 16 फुट तक लंबी और 750 पाउंड वजन के गोले फेंक सकती थी, लेकिन सुल्तान मोहम्मद को इससे भी बड़ी तोप चाहिए थी, इतनी ज्यादा बड़ी कि उसके कम से कम गोलों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान दीवार को पहुंचाया जा सके, क्योंकि वो किसी भी सूरत नाकामी नहीं देखना चाहते थे। हालांकि उनका वजीर आजम खलील पाशा उन्हें डरा रहा था कि कंस्तंतुनिया पर हमला ना किया जाए, वरना पूरा यूरोप उस्मानी तुर्कों के खिलाफ नई सलीबी जंग शुरू कर सकता है। वजीर आजम खलील पाशा सुल्तान मोहम्मद के कंस्तंतुनिया फतह करने के ख्वाब को एक जुनूनी नौजवान की बेवकूफ़ी समझता था, लेकिन सुल्तान अपने ख्वाब को हर सूरत पूरा करने का मजबूत इरादा कर चुके थे और अब उन्हें जरूरत थी तोप इंजीनियर की जो उनकी मर्जी की ताकतवर तोपें बना सके। सुल्तान मोहम्मद सानी जो एक तोप बनाने वाले इंजीनियर को ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी तलाश पूरी हुई। हुआ ये कि हंगेरी से एक नौजवान इंजीनियर तोपें बनाने की पेशकश लेकर कंस्तंतुनिया के शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 के पास आया और उसने शहंशाह को बड़ी तोपें बनाकर देने की पेशकश की, लेकिन इन तोपों के बदले हंगेरियन नौजवान इंजीनियर ने बहुत बड़ी तनख्वाह और इनाम का मुतालिबा भी कर दिया। लेकिन कंस्तंतुनिया की माली हालात उन दिनों बहुत ही ज्यादा खराब थी, कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा था और ऊपर से शाही खजाना भी बिल्कुल खाली, और कंस्तंतुनिया के बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 को शहर की हिफाजत और फौज की मजबूती से ज्यादा शाही खजाना भरने की ज्यादा फिक्र थी। और वैसे भी वो उस्मानियों के नौजवान सुल्तान को कोई खास खतरा नहीं समझता था, बल्कि मोहम्मद दोयम के हुक्मरान बनने पर तो कंस्तंतुनिया से लेकर फ्रांस तक यूरोपीय हुक्मरानों ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तख्त पर एक कमजोर सुल्तान आन बैठा है। यानी पूरा यूरोप सुल्तान मोहम्मद दोयम को एक कमजोर और नाअहल शख्स समझता था, लेकिन असल में तो नाअहल वो लोग खुद ही थे जो सुल्तान मोहम्मद दोयम को कमजोर आंक रहे थे। वो बेवकूफ ये बात नहीं जानते थे कि सुल्तान मोहम्मद दोयम ही वो खुशनसीब शख्स है जिनके बारे में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से 700 साल पहले पेशन गोई फरमा के गए थे, जिस पेशन गोई के सच होने का इस्लामी दुनिया को सदियों से इंतजार था। तो कॉन्स्टेंटाइन 11 चूंकि उस्मानी तुर्कों से कोई फौरी खतरा महसूस नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने हंगेरियन तोप इंजीनियर को मना करके टाल दिया और महज उसके बहलावे के लिए उसकी थोड़ी सी तनख्वाह मुकर्रर कर दी, ताकि इतना माहिर इंजीनियर कहीं और न चला जाए। लेकिन बासलाहियत इंजीनियर मुतमईन यानी खुश नहीं हुआ, क्योंकि एक तो तनख्वाह उसकी सलाहियत से बहुत कम थी, दूसरा ये कि वो तनख्वाह भी उसे वक्त पर नहीं दी जाती थी, और तीसरा ये कि कंस्तंतुनिया के सरकारी ओहदेदार इंजीनियर की इस तनख्वाह में से भी कुछ हिस्सा काट लिया करते थे। तो इससे तंग आकर उस तोप इंजीनियर ने वही किया जो उस वक्त के ज्यादातर यूरोपीय नौजवान कर रहे थे, यानी सल्तनत उस्मानिया में नौकरी करने का फैसला कर लिया। इस इंजीनियर को चूंकि अपनी सलाहियत और हुनर का बहुत ही ज्यादा मुनाफा चाहिए था, इसलिए वो सुल्तान को ऐसी पेशकश करना चाहता था जो सुल्तान मोहम्मद दोयम किसी भी सूरत इनकार न कर सके। उस इंजीनियर को मालूम था कि सुल्तान मोहम्मद दोयम कंस्तंतुनिया की दीवार तोड़ने के लिए बेकरार है, इसीलिए उसने कंस्तंतुनिया शहर की दीवारों का अच्छी तरह से जायजा कर लिया और फिर वहां से निकलकर 140 मील दूर एड्रिन शहर में सुल्तान मोहम्मद दोयम के दरबार में जा पहुंचा। जब सुल्तान को बताया गया कि हंगेरी का एक नौजवान इंजीनियर मजबूत और बेहतर तोपें बनाने की पेशकश लेकर आया है, तो सुल्तान ने उसे फौरन तलब कर लिया। सुल्तान मोहम्मद दोयम खुद भी जंगी टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ रखते थे, इसीलिए उन्होंने हंगेरी के इंजीनियर से चंद सवाल के बाद अहम और सीधा सवाल कर लिया कि क्या तुम ऐसी तोप बना सकते हो जिससे कंस्तंतुनिया की दीवारें गिर जाए। और सुल्तान ने अपने हाथों के इशारे से उसे बताया कि इस तोप का गोला इतना बड़ा होना चाहिए। अब हंगेरी के इस माहिर नौजवान इंजीनियर ने कई महीने इसी एक सवाल की तैयारी ही में तो गुजारे थे
उसने पुरजोश आवाज में कहा कि मैंने कंस्तांतुनिया की दीवारों को बहुत करीब से देखा है। मेरी तोप इतनी ताकतवर होगी कि कंस्तांतुनिया की दीवारें तो एक तरफ, अगर बाबल जैसी अजीम ताकत की दीवारें भी रास्ते में आई तो वो भी मेरी तोप की ताकत से रेजारेज हो जाएगी। सुल्तान यही जवाब सुनने के लिए तो बेकरार थे। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद दोयम ने उस हंगेरियन नौजवान इंजीनियर को उसके मुंह मांगे मुआवजे से भी 4 गुना ज्यादा मुआवजा देने का वादा किया और जल्द से जल्द तोपें तैयार करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया। तकरीबन 3 महीने गुजरने के बाद हंगेरियन इंजीनियर ने पहली तोप तैयार कर ली। इस तोप को बोस्फोरस के किनारे के एक तुर्क किले रोमेलियन में बेच दिया गया। नवंबर 1452 में इस तोप से छोड़े जाने वाले पहले गोले ने वेनिस के एक दरियाई जहाज को डुबो दिया, जो जहाज कंस्तांतुनिया पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब वेनिस का मजबूत दरियाई जहाज डुबोने से हंगेरियन इंजीनियर की बनाई तोप की ताकत साबित हो गई थी। सुल्तान मोहम्मद दोयम भी इस इंजीनियर से खुश हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने हंगेरियन इंजीनियर को हुक्म दिया कि अब वो उनकी सोची हुई सबसे बड़ी तोप सुपर गन की तैयारी शुरू करे। दोस्तों, सुपर गन नाम की तोप बनाने की तैयारी शुरू हो गई। सुपर गन की तैयारी का मरहला सबसे दिलचस्प था। इसे बनाने के लिए मिट्टी और रस्सियों की मदद से एक 27 फीट लंबा सांचा तैयार किया गया। हंगेरियन नौजवान इंजीनियर ने ईंटों और पत्थरों से 2 बड़ी बड़ी भट्टियां तैयार की, जिन्हें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता था, और इन भट्टियों के चारों तरफ कोयले की एक पहाड़ी सी बना दी गई। ये कोयले की पहाड़ी इतनी बुलंद थी कि बाहर से देखने पर भट्टियों का सिर्फ ऊपरी सिरे वाला हिस्सा ही नजर आता था। फिर भी भट्टियों की तपिश इतनी ज्यादा थी कि ऊपर खड़े शख्स तक पहुंचती थी। जब इन बड़ी बड़ी भट्टियों में लकड़ियां डालकर आग जलाई जाती तो वहां काम करने वाले तमाम लोग एक जगह इकट्ठा होकर अल्लाह को पुकारने लगते। सुपर गन तोप की तैयारी के आखिरी दिनों में जब भट्टी में टिन डाला जाना था, उस दिन सल्तनत के वजीरों, मुफ्तियों और अहम तरीन शख्सियात को बुलाया गया था ताकि उनकी मौजूदगी से अल्लाह की रहमतें बरसती रहे। उनके अलावा किसी भी शख्स को भट्टियों के करीब जाने की इजाजत नहीं थी ताकि नए और पुरस्कार हथियार को किसी की नजर न लग जाए। भट्टियों के मजदूरों के अलावा सिर्फ 40 लोग वहां पर मौजूद थे। उल्मा और दीन के जानकार भट्टियों से 100 फुट की दूरी पर बैठ गए और मुसलसल खुदा की बड़ाई बयान करने लगे। भट्टियों की निगरानी करने वालों ने वजीरों और उल्मा से कहा कि वो सदके के तौर पर सोने और चांदी के सिक्के भी भट्टियों में डाल दे। जिसके बाद उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के दिए, जिनको भट्टी के जलते हुए मवाद में मिक्स कर दिया गया, और इन सब से गुजरने के बाद आखिर में इस भट्टी से 27 फीट लंबी कांसे की यानी ब्रोंज की तोप तैयार करके निकाली गई। जिस तोप का मुंह यानी बारूद का गोला डालने की जगह 30 इंच की थी, ये उतनी ही बड़ी तोप थी जितनी सुल्तान ने इंजीनियर को बताई थी। यानी सुल्तान की मर्जी की तोप तैयार हो चुकी थी और अब वक्त था इस तोप को आजमाने का। इस तोप को जनवरी 1453 में टेस्ट फायर यानी इसकी ताकत आजमाने के लिए निकाला गया। ये तोप इतनी खतरनाक थी कि इससे होने वाले धमाके के लिए शहर के लोगों को एक दिन पहले ही खबरदार कर दिया गया था कि कल एक ऐसा धमाका होगा जिससे लगेगा कि बादल गरज रहे हैं, इसलिए खबरदार रहे और परेशान ना हो। और ये खबर भी दी गई कि धमाके की आवाज से शहर की हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों को भी महफूज रखने की कोशिश की जाए। दोस्तों, उसके बाद इस बड़ी तोप को शहर के दरवाजे के करीब लाया गया और कई लोगों ने मिलकर पत्थर का एक गोला तोप में डाला। फिर एक मोमबत्ती के जरिए तोप के पिछले हिस्से में मौजूद बारूद को आग दी गई। बस फिर क्या था, एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ गोला तोप से निकला और तकरीबन 1 मील दूर जाकर गिरा। ये गोला जिस जगह पर गिरा था वहां पर 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। इस तरह से ये तजुर्बा कामयाब रहा। धमाके की आवाज 10 मील तक सुनी गई थी। सुल्तान ने तोप के इस कामयाब तजुर्बे की खबरें जानबूझकर कंस्तांतुनिया तक पहुंचाई ताकि वहां के मुहाफिजों और शहंशाह के हौसले टूट जाए। इस बड़ी तोप के बाद भी हंगेरियन इंजीनियर की भट्टी में बहुत सारी तोपें बनती रही, लेकिन बाद में बनने वाली कोई भी तोप सुपर गन जितनी बड़ी और ताकतवर नहीं थी, बल्कि ये सारी तोपें लगभग 14 फुट जितनी ही लंबी होती थी। इंजीनियर ने ऐसी 60 से ज्यादा तोपें बना डाली। अब सल्तनत में अमनो अमान भी कायम हो चुका था और ताकतवर तोपें भी तैयार हो चुकी थी। यानी कंस्तांतुनिया पर हमला करने की दोनों शरायतें और चुनौतियां सुल्तान मोहम्मद दोयम के नजदीक पूरी हो चुकी थी और अब जंग में ताखीर यानी देर करने की कोई वजह नहीं थी। तो सुल्तान ने ये किया कि तुर्कों के कबायली रिवाज के मुताबिक
घोड़े की दुम से बना एक परचम महल के सहन में गाड़ दिया। ये इस बात का ऐलान था कि सुल्तान जंग करने जा रहे हैं। परचम गाड़ने के साथ ही सल्तनत के सारे इलाकों में कासिद घोड़े के साथ दौड़ा दिए गए और तमाम अमीरों को यह हुक्म दिया गया कि वो फौज लेकर अपने मरकज यानी एड्रिन शहर में पहुंचे। जंग का पहला उसूल ये था कि हर अमीर की जिम्मेदारी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा सिपाही अपने साथ लाए। इन सिपाहियों के हथियारों, जंगी बख्तर और सवारी के लिए घोड़ों का इंतजाम भी उसी अमीर को करना होता था। देखते ही देखते सन 1453 के मौसम बहार तक 2 लाख सिपाहियों का एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया था, जिस लश्कर में 180 दरियाई जंगी जहाजों का ताकतवर बेड़ा भी शामिल था। कंस्तंतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल शहर 1000 साल पहले रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने आबाद किया था अपने दारुल हुकूमत के तौर पर। और आप तारीख की सितम ज़रीफी देखिए कि जब इस शहर की दीवारों को रेजारेज करने के लिए जो लश्कर तैयार हो रहा था तो उस वक्त के शहंशाह का नाम भी कॉन्स्टेंटाइन ही था, कॉन्स्टेंटाइन 11। इस आखिरी शहंशाह के पास न तो सुल्तान मोहम्मद दोयम जैसी तोपें थी और न ही इतनी बड़ी फौज, लेकिन मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की किताबों में ये लिखा है कि वो रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोपल एक बहादुर आदमी था और आखिरी सांस तक लड़ने वाला शख्स था। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ बहादुरी इतनी बड़ी तोपों और 2 लाख तुर्कों के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके लिए हकीकी और मौजूदा वसाइलों का होना भी जरूरी था, यानी रोमियो को तुर्कों से लड़ने के लिए तोपें और एक बड़ी फौज चाहिए थी। तो ऐसे ही एक वसीले पर उस रोमी शहंशाह को बहुत ज्यादा भरोसा था। ये ऐसी चीज थी जिसका तोड़ ना तो उस्मानियों की तोपों के पास था और ना ही 2 लाख के लश्कर के पास। ये आखिर ऐसी तो क्या चीज थी जिसके ऊपर इंतहाई और बहुत कमजोर रूमी शहंशाह को सबसे ज्यादा भरोसा था? ये सब आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया के 6वें एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी राय जरूर दे कि रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोपल को किस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा हो सकता था और क्यों, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।